कबीरा मांगना रे फकीरा यूं ना जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। नमस्कार दोस्तों, हम जब हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ सदियों से जब हमारी संस्कृति और सभ्यता की बात होती है तो एक तवील सिलसिला रहा है, रवायत रही है, परंपरा रही है संगीत की। लोकगीत संगीत से हम आते आते लोक कलाओं लोक परंपराओं से आते आते आज तक संगीत की जो यात्रा है वो रवा दवा है, मुसलसल चल रही है। हमारी खुशनसीबी आज हमारे साथ है इंडियन आइडल फेम सवाई भट्ट। दिल्ली वो आए हैं, हमने उनको पकड़ा है और आज उनसे बातचीत कर रहे हैं पॉडकास्ट विद तपस्या शादा में। तो चलिए उनसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सवाई भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि आप इंडियन आइडल में जिस तरह से लोगों ने आपको प्यार दिया अपना, वो वाकई जो घर में टीवी सेट्स पे बैठ के लोग ऑडियंस देखा करती थी वो भी हैरान हो जाते थे कि लोग आपको इतना ज्यादा प्यार, इतनी तवज्जो आपको दे रहे थे। तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस आपका? जी, मैं सबसे पहले तो सभी का शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, तो आज आपके साथ बैठने का मौका मिला और बातचीत करने का मौका मिला। और बाकी ये रही कि जितने भी इंडियन आइडल में मैंने परफॉर्मेंस दिए है वो मेरे लिए एक जुनून था, एक सपना था मेरा कि उसमें जितना हो सकता है मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे वहाँ पे अलग अलग जोनर के गाने पड़े और एक नई स्टाइल मुझे करनी पड़ी, क्योंकि मैं फोक तो गाता ही था। मैं जिनको सुन के मैंने अपने आप को तैयार किया, जैसे बड़े गुलाम अली खां साहब और मेहदी हुसैन जी और नुसरत फतेह अली खां साहब, लता जी, आशा जी, तो इन सभी को मैंने सुन के इनसे कुछ सीखा मैंने। फिर धीरे धीरे मेरे पापा ने बोला कि आपको गाना चाहिए, आप अच्छा कर रहे हो, आपका गला अच्छा है, रियाज पे रहो। तो मैं फिर जो मेरे गुरुजी हैं श्री प्रकाश नागर जी, उनसे मैंने थोड़ा तालीम ली गाने के बारे में। फिर किसी ने मुझे बोला कि आपका इंडियन आइडल में आपका अच्छा हो सकता है, किसी ने मुझे बोला कि आपका इंडियन आइडल में अच्छा हो सकता है, तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। तो मुझे इंडियन आइडल के बारे में इतना पता नहीं था, तो मुझे ये लगता था कि इतने सारे लोग, भीड़ लगी हुई थी, उसमें मेरा सिलेक्ट होना मतलब बहुत मुश्किल है जी। वो देख इतना बड़ा शो इंडिया का, तो होता ना कि एक गुरुओं का आशीर्वाद, एक संतों का आशीर्वाद, एक उस्तादों की कृपा, तो माँ बाप की दुआ थी मेरे साथ, तो इसलिए मैं वहाँ तक पहुँच पाया। और मैंने जब मेरा ऑडिशन हुआ वहाँ पे, तो मैंने केसरिया वालम जो हमारा राजस्थान का जो गाना है जी, उससे मैं सेलेक्ट हो गया वहाँ पे। और फिर धीरे धीरे जो भी एक परफॉर्मेंस में रेखा जी के सामने मैंने परफॉर्मेंस दी, धर्मेंद्र जी और जितने भी सारे लोग हैं, और वहाँ पे हमारे जो जजमेंट में थे नेहा कक्कड़ जी, विशाल ददलानी और हिमेश जी के साथ तो मैंने काम किया ही है। तो बहुत सारा एक काम भी मिला, बहुत सारा मज़ा भी आया उनसे जुड़ के, और इतने सारे लोग आज इतना प्यार सम्मान देते हैं मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी बिल्कुल। रेखा जी का आपने, आई थिंक उन्होंने अपने हाथ से आपको खाना भी खिलाया था शायद। जी, क्या बात है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं रेखा जी जी रेखा जी के बारे में तो जितनी ही बात करूँ उतनी कम है, हाँ। क्योंकि वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इतने लेजेंड आर्टिस्ट है वो, तो उनके सामने तो गाना गाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उनको देखते, जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था, एक टीवी पे देखते हैं और एक आमने सामने देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा इससे होता है कि हम एक मिल रहे हैं। तो मेरा मतलब ऐसा एक सपना सा लग रहा था कि रेखा जी मुझे खाना खिला रही है, बिलीव नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद वो खुद भी रोने लग गए थे मेरा गाना सुन के। फिर वो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने अपने घर से सब्जी वगैरह सब अपने हाथों से बना के लेके आए थे वो। तो रेखा जी के सामने मैंने जब परफॉर्म दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब एक मेरे लिए सपना है। तो उन्होंने मेरे लिए अपने घर से एक पनीर की सब्जी बना के लेके आए हैं और मुझे खिलाया हाथों से। तो एक बोलते ना कि ड्रीम, मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया कि इतने बड़े लोगों ने मुझे मतलब इतना गले लगाया, इतना सम्मान दे रहे, इतना प्यार दे रहे, इतनी दुआएं दे रहे, और खुद भी रोने लगे थे वो। तो इतना अच्छा लगा मुझे कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और इंडियन आइडल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक मेरे जैसे एक आर्टिस्ट को उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया कि पूरी दुनिया मुझे जानने लग गई आज। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, और बस ऐसी दुआओं में याद करते रहें आप। बिल्कुल। आपने अभी जिक्र किया, मुझे लगता है कि आपकी गायकी में जो बात है कि आप खुद भी मतलब इमोशनल हो जाते हैं, और जो देखने वाले हैं चाहे वो सेलिब्रिटी हो, ऑडियंस हो, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं।
ये जो आपका क्वेश्चन था, मुझे लड़कियां इससे बहुत इम्प्रेस होती हैं। तो आपकी जो यंग फीमेल फैंस हैं जी जी तो उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे? उनको बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लड़के जो इमोशनल होते हैं। एक्चुअली देखिए, मैं म्यूजिक का तो मुझे लग रहा है कि मैं जो एक सुर का जो बोलते हैं ना कि नदी एक बह जाती है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा कोई सुनाता है मुझे, कोई जो हारमोनियम हो गया, गिटार हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मुझे कुछ सुनाता है जो रूह को टच करता है, तो ऑटोमेटिकली आंसू आ जाते हैं मेरी आंखों में और मैं रोने लग जाता हूँ। तो ये मेरा नेचुरली है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को दिखा के ज़बरदस्ती रो रहा हूँ, पर वो नेचुरल है। जहाँ दिल पे लगती है गाना, वहाँ ऑटोमेटिकली आंसू आ जाते हैं आंखों पे। तो मैं गुलाम अली खान साहब को सुनता हूँ, जितनी भी कुछ गज़ल सुनता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं रोने लग जाता हूँ। और उसके बाद जैसे कि आपने ये बोला कि मुझे इमोशनल होना, पब्लिक को, ये जितने भी मेरे फैंस हैं उनको ऐसा लगता है कि, तो रही ये बात, तो काफ़ी चीज़ें क्या होती है ना कि एक बचपन से ही मैं उस चीज़ में गया नहीं कि एक अपनी लाइफ, एक मॉडल लाइफ जीना है। ये तो अभी आइडल के बाद सबसे पहले कि हाँ एक उसके बाद कितना एक नाम मिला है, लोग बोलते हैं कि सवाई भाई आप इतने आर्टिस्ट तो हो ही, राजस्थान के सिंगर तो हो ही, तो कुछ लोग अच्छे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आप राजस्थानी स्टाइल तो आप करते हो, पर कुछ जीन्स आप डालो, कुछ शर्ट डालो, कुछ जैकेट्स डालो, ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो जितने भी मेरे फैंस हैं, ये उनके लिए ही करता हूँ मैं, मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं पहले से मैं ऐसा हूँ, पर उनके लिए करता हूँ। जो लोग मुझे काफ़ी कमेंट्स भी करते हैं, भैया आप वाइट शर्ट पहनो, भैया आप ऐसा पहनो, आप ऐसे पहनो, तो मैं उनकी एक फरमाइश जो मुझे अच्छा लगता है कि जिनकी वजह से ही मैं यहाँ पे आया हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं उनसे बात तो नहीं हो सकती ज़्यादा, इंस्टाग्राम पे इतनी रिक्वेस्ट आती है, पर उनकी चॉइस के जो एक होता है ना कि कपड़े हैं, खाना है, एक घूमना है, लोग बोलते हैं यहाँ पे घूमने जाओ आप सवाई भाई, यहाँ पे ऐसे, तो जब टाइम मिलता है तो उनसे बात भी करता हूँ लाइव आके, पर जो भी करता हूँ मैं अपने फैंस के लिए करता हूँ। राइट, और वो आपसे कनेक्ट करते हैं, आप मतलब यूथ आइकन है, आप रोल मॉडल है उनके लिए। तो वो चाहते हैं कि जैसे वो स्मार्टली रहते हैं, ड्रेसअप होते हैं, पर अभी वो आपको उस लुक में देखना चाहते हैं, तो ये प्यार है उन लोगों का, मुझे लगता है। लेकिन आपकी गायकी में जो दर्द है सवाई, वो वाकई इतनी छोटी उम्र में इतनी गहराई में डूब के गाना, मतलब मुझे लगता है वर्षों की मेहनत और साधना के बाद, तपस्या के बाद ये संभव हो पाता है। जी जी, आप में ये इनबिल्ट था, मतलब बाय बर्थ था, या आपने अपने गुरुओं से या अपने पेरेंट्स से कहीं से डेवलप किया, कैसे ये? वाकई मेरे जो गुरुजी हैं श्री प्रकाश नागर जी, तो उन्होंने क्लासिकल सीखा है भीमसेन जोशी जी से और पंडित केशव नागपाल जी से, तो काफ़ी उनका जो एक गाने का जो स्टाइल है, वो जो करवट है, जो आपने बोला कि आपके अंदर गाने की जो रूह है, तो वो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि संगीत एक आपने बोला साधना है। संगीत एक ऐसी जीवन, एक जो इंसान जो दुखी भी रहता है ना, जो प्रॉब्लम में रहता है, उसको भी अच्छा कर देती है म्यूजिक, ऐसी चीज़ है। तो मैंने अपने आप में इतनी मेहनत करी है, तो मैं उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये सब गुरुओं का आशीर्वाद है। और मेरे गुरुजी श्री प्रकाश नागर जी ने यही बोला है कि बेटा अगर गाना आप गाते हो तो आपका गाना रूह का ही होना चाहिए, और आप ऐसे ही गा रहे हो और कोई ताली बजा रहा है, आपको वाह वाह कर रहा है, तो वो गाना नहीं है आपका, वो एंजॉय कर रहे हैं आप और आपने सुना दिया उनको। पर जो बात, जो वर्ड्स है गाने के, उनको गहराई से लेके आपको उनके दिल पे चढ़ाना है कि हाँ ये गाना है, या तो उनको रुलाना है या उनको हंसाना है। ऐसा गाना गाओ कि वो आपके गाने से एक खुशी महसूस करें। तो मैंने वो सीखा है मेरे गुरुजी से। फिर उसके बाद जो मैंने करवट है, गाने की जो करवट होती है, जो स्टाइल है, वो मैंने गुलाम अली खान साहब और मेरे जो गुरुजी श्री प्रकाश नागर जी, नुसरत साहब को भी मैंने फॉलो किया है, लता जी को भी मैं जो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ लता जी का, तो और सब गाने, जितने भी गाने मैं गाता हूँ, तो सबको सुन सुन के एक मैंने अपने आप को तैयार किया है कि अगर मैं कहीं लता जी के गाने गा रहा हूँ तो उनको एक महसूस करके और उनके चरणों में अपने एक शीश नवा के, उसके बाद उनकी रूह को टच करके कि हाँ कि जो भी गलती है मुझे क्षमा करना आप, और आपका गाना गा रहा हूँ मैं, पर इजाज़त लेनी पड़ती है। बहुत सुंदर। तो भाई आप इतने सारे इंडियन आइडल फेम के हम सिंगर्स की बात करते हैं, बहुत सारे अपकमिंग आर्टिस्ट हैं जो आ रहे हैं वो फ्रंट पे, लेकिन हर किसी की अपनी खूबी होती है, अपना एक अंदाज होता है। अगर हम आपकी बात करते हैं तो आपकी दो चीजें जो बाकी सबसे आपको अलग करती हैं वो ये है आपकी सादगी जी, कि आप एक कोई गुरूर या किसी तरह का एटीट्यूड या कोई टेंट्रम्स, मैं जितना मैंने आपको देखा है, मुझे लगता है बाकी सब लोग इस बात को मानेंगे कि वो आप में नहीं नजर आता। दूसरी प्यारी बात आपकी है कि आप राजस्थान की मिट्टी से आते हैं, वहाँ की लोग परंपराओं को लेकर चल रहे हैं, तो आपने जिंदगी जिस तरह से देखी है बचपन से अब तक, अपने माता पिता को, गुरुओं को, एक माहौल आपने देखा है,
तो वो सादगी आपने बरकरार रखी है। ज्यादातर लोग जो है समय के साथ बह जाते हैं, भटक जाते हैं, ये आप कैसे कर पाते हैं? जी क्योंकि मेरी जो पहले की जो संगत है और आइडल के बाद भी मेरी संगत है, देखो जहाँ अच्छे लोग मिलते हैं वहाँ कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं जी। पर वो ईश्वर जो भगवान है, तो वो अगर सच्चा अपने मकाम पे, अपने नियम पे, अपने काम पे जो इंसान अगर खरा उतरा हुआ है तो उसको भटकने नहीं देगा भगवान। तो मेरे साथ भी ऐसा है कि मेरे गुरु हैं, म्यूजिक के गुरु तो हैं ही, पर उसके साथ साथ मेरे जीवन में करना क्या है, जीवन में आप अपने आप में और अपने माँ बाप के लिए आप क्या बदलाव कर सकते हैं, जो मुझे अच्छी लाइन पे चलाने वाले वो मेरे गुरुजी है श्री ओमदास जी महाराज, जहाँ पे राजस्थान में है, सांगलिया धुनी से। तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और अपना लाइफ जो एक मैं काफ़ी चीज़ों से ऐसे चला गया कि घर में सारी चीज़ें करने वाला मैं हूँ और 2 सिस्टर है, एक ब्रदर है मेरा, उन सभी की जवाबदारी है मेरे ऊपर, करना कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इतना बड़ा नाम है मेरा, क्योंकि 1000 लोग बातें करेंगे कि आपने किया क्या है क्या नहीं किया है। तो इन चीज़ों से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, पर जो उसके बाद जब महाराज जी का आशीर्वाद हुआ, महाराज जी से मैं मिला, तो उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह एक अपने पास रखा और जहाँ भी प्रोग्राम होता था मुझे लेके जाते थे और उनका, मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, मेरे से भी ज़्यादा उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उनको लोग उनके हाथ से प्रसाद लेने के लिए तरसते हैं। तो मैं तो उनके साथ रह रहा हूँ, तो मैंने अपने आप में ये महसूस किया कि मैं ऐसे शख्स के साथ में हूँ जिसको लोग भगवान के रूप में मानते हैं, लोग भगवान के रूप में मानते हैं। और अगर ये इतने सरल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ? अगर ये अच्छे हो सकते हैं, इनके सामने तो हजारों आर्टिस्ट परफॉर्म करने आते हैं, पर ये ऐसे संत हैं और कि एक जिसको मुंह से, अगर वो बोलते हैं ना कि संतों की वाणी एक वचन मुखी, कि अगर उनके दिल में जो है वो भगवान की आत्मा बसती है, क्या अगर उनके मुंह से कुछ भी निकल जाए वो आपके जीवन बदल देगा। तो मेरे गुरु का जो आशीर्वाद है मेरे ऊपर, उन्होंने एक ही बात बोली है कि बेटा अच्छे करते रहो, म्यूजिक में नाम कमाते रहो, माँ बाप का नाम रोशन करते रहो, और खूब आशीर्वाद है आपके लिए। तो वो आशीर्वाद इतना काम कर गया कि वही सादगी है। और बस गुरुजी ने एक ही बात सिखाई है कि बेटा जब घमंड राजा रावण का ही नहीं चला तो हम तो इंसान हैं। क्या बात है, इतनी छोटी उम्र में आप इतने सुलझे हुए, बहुत बड़ी बात है ये। आपने कहा कि माता पिता का आशीर्वाद है, आप उनका नाम रोशन कर रहे हो, आप उन्हीं का नहीं पूरे भारत का, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारी इजराइल, ईरान, उसके अलावा पाकिस्तान और बहुत सारी सिंगापुर, बहुत सी कंट्रीज में जाके भी आपने परफॉर्म किया है। तो आप हिंदुस्तानी संगीत को एक यंग यूथ हाइकिंग की जब बात करते हैं तो एक यंगस्टर जब लेके जाता है तो अलग मतलब हो जाता है उसका, और वो जन जन तक आप पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। मैं जैसे पहले भी अर्ज करी थी कि एक तरह की साधना है। तो बहुत खुशी होती होगी आपको कि राजस्थान का एक छोटा सा लड़का उस जगह से गया हुआ और आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है। कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है और मैं बहुत सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं। और बाकी जो है वो ये है कि जितने भी लोग मुझे इस तरीके से मानते हैं कि काफ़ी लोग, आपने बोला बीच में, तो काफ़ी लोग ये भी मानते हैं मुझे कि सवाई भाई बात नहीं करते हमसे, हम लोग इतने मैसेज भेजते हैं, इतने रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो उन सभी को भी मैं उनकी नाराज़गी दूर करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी इतना बिजी शेड्यूल रहता है और आप सभी को पता है कि एक सिंगर के ऊपर एक गाने याद करना, एक परफॉर्म करना, किस हिसाब से गाना, एक बैंड रिहर्सल, फिर रिकॉर्डिंग्स, रात दिन की थकान इतनी हो जाती है कि समय मिल ही नहीं पाता है। फिर रियाज भी करना, प्यार है कि लोग आपको हर जगह देखना चाहते हैं, और फिर रियाज और जिस वजह से आप लोग मुझे प्यार करते हो उसको मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो गाना ही तो मेरी है, मेहनत है। और पर मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप सभी निराश ना हो मेरे से और सब आशीर्वाद दें मुझे, दुआओं में याद रखें और हमेशा आप प्यार बनाए रखें मेरे ऊपर। जी। रियाज आप कितनी देर करते हैं सफाई? मैं रियाज मेरा सुबह के टाइम 4 से 6 बजे तक मेरे 2 घंटे में करता हूँ, फिर उसके बाद दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक मैं करता हूँ, और फिर शाम को लगभग 6 से 8 तक, फिर सुबह वही 4 से 6। मेरे बात किसको सताओगे, मेरे बात किसको सताओगे, तेरी बहकी बहकी निगाह ने एक शराबी बना दिया। हिमेश
हिमेश रेशमिया जी के आपने बहुत सारे गाने गाए हैं जी। उनके म्यूजिक कंपोजिशन में, डायरेक्शन में, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? हिमेश जी के बारे में कुछ कहना हिमेश जी के बारे में जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक मुझे ऐसा नाम दिया है कि जिस गाने की वजह से मुझे लोग जानते हैं। मैं इंडियन आइडल की वजह से मेरा नाम तो था ही, मुझे फेम मिला, इतना शोज मैंने किए, रिकॉर्डिंग्स करी, पर जिस एक होता ना कि एक गाने की वजह से एक नाम ऐसा हो जाना, तो उस गाने की वजह से मेरा इतना बड़ा नाम हो गया कि लोग मुझे उस गाने की वजह से जानने लग गए ज़्यादा कि ये गाना किसका है, ये तो सवाई भट्ट का गाना है। तो मेरा जो गाना था उस गाने का नाम है जब तक सांसें चलेगी जी। तो ये गाना भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, और आपको तो पता ही है कि हिमेश जी इतने लेजेंड आर्टिस्ट है कि उन्होंने इतने प्यारे प्यारे गाने बनाए हैं और खुद भी गाने गाते भी हैं उस टाइप के। तो उन्होंने मुझे इतना बड़ा एक मौका दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और उनका भी शुक्रगुजार हूँ मैं, और हमेशा रहूँगा जी। आप 6 साल की उम्र से संगीत में आ गए और अब आपको 22-23 साल हो रहे हैं लगभग। आजकल के बहुत से बच्चे ऐसे जो चाहते हैं कल हमने सीखना शुरू किया, आज हमें फेम मिल जाए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो तो फिर काफ़ी लोग होते हैं ना कि एक कहावत बोली है किसी ने कि आपके पास आम का एक पेड़ है, तो आप ये सोचोगे कि वो डायरेक्ट मेरे मुंह में गिर जाए। जब आप उसको खींचोगे नहीं, आप उसको तोड़ोगे नहीं, तो आप कैसे खा लोगे? कोई दूसरा तो आपके मुंह में नहीं डाल सकता ना। पर उसका क्या है कि म्यूजिक की एक साधना है, म्यूजिक की एक भाषा वो अलग है, उसमें आपको एक नम्रता रखना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपको एक मेहनत की बहुत ज़रूरी है, उसमें आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे ड्रेसिंग पहनना बहुत अच्छा लगता है, और फिर खाना जो मुझे वेज में, जैसे मतलब कुछ पनीर की सब्जी है या कुछ गोलगप्पे है। अच्छा, तो गोलगप्पे भी खाते हैं? जी, जी, अरे वाह, जी, क्या बात है, मतलब सवाई भट्ट गोलगप्पे खाते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें मतलब जो आपको पता है कि बचपन में जो खाते थे तो वो तो छूट नहीं सकता ना। तो ऐसा है, नॉर्मल चीजें। पर गोलगप्पे भी इतने नॉर्मल खाता हूँ क्योंकि वो ज्यादा गले का इफेक्ट ना करे। जब मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, जब मेरा कोई शो नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो फ्री टाइम हूँ जब, तो मैं खा लेता हूँ। राइट। शॉपिंग के लिए कोई फेवरेट जगह आपकी जहाँ जाना पसंद करते हैं? कहीं भी शॉपिंग करने चले जाते हैं? नहीं, मैं शॉपिंग करना, मैं जैसे अभी दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में मैं ऐसी जगह, या तो आप लोगों से भी पूछूंगा कि हाँ यहाँ पे घूमने के लिए जगह क्या है और यहाँ पे अच्छे कपड़े कहाँ मिल सकते हैं, तो मैं ऐसी जगह पे जाना बहुत पसंद करता हूँ जहाँ पे सुकून हो और जहाँ पे अच्छा वातावरण हो। कश्मीर हो गया, और ये हो गया, धर्मशाला हो गया, और ऋषिकेश हो गया, राजस्थान में जैसलमेर है, जैसलमेर तो है ही, दिल्ली है, मुंबई है। तो मुंबई में भी काफ़ी चीज़ें, जैसे वहाँ पे मैं जब मुंबई जाता हूँ तो वहाँ पे घूमने का भी बहुत मज़ा आता है। वहाँ पे जो बीच है वहाँ पे, तो काफ़ी चीज़ें अच्छा लगता है कि अच्छी जगह पे हम लोग जाते हैं। तो उससे क्या है कि बॉडी को भी ऐसा लगता है, एक नई हवा, जो फ्रेश हवा जो मिलती है, उससे बहुत कुछ एनर्जी मिलती है कि हाँ अब कुछ सुकून सा मिला है। आप जब अकेले होते हैं कौन सा गाना सबसे ज़्यादा गुनगुनाना पसंद करते हैं? मैं अगर अकेला होता हूँ तो ज़्यादा तो मैं मतलब कुछ गाने जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो गाने एक है लग जा गले से। क्या बात है। फिर उसके बाद वो कौन थी? लता जी, मदन मोहन जी, या तो उनका मैं बहुत सुनता हूँ ये गाना। और फिर नुसरत साहब का भी मैं गाना सुनता हूँ। तो नुसरत साहब के कुछ गाने, जैसे मतलब कुछ कवाली है, आंखियाँ उड़ीक दिया और जैसे खैर मंगा, ये सब सुनता हूँ। उसके बाद मैं जैसे क्लासिकल की अगर बात करें तो मैं जैसे कौशिकी चक्रवर्ती जी हैं, राशिद खान जी हैं, तो मैं ज़्यादा कर तो आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, ये गाना, और लग जा गले से, ये मेरे फेवरेट गाने हैं। तो मैं गाड़ी में अगर कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो ये 2 गाने सुनने के बाद ही तीसरा गाना प्ले करता हूँ। राशिद खान साहब का आपने जिक्र किया, तो वृंदावन में जो हरिदा संगीत सम्मेलन होता है, मेरा सौभाग्य कि मुझे वहाँ उनके लिए स्टेज संभालने का मौका मिला। मेरी खुशनसीबी कि मुझे वहाँ वृंदावन जाके उनके लिए प्रोग्राम करने का भी मौका मिला। आपने संगीत की बात की, बस अच्छा, ये लग जा गले आपने अभी कहा, कोई गले लगने वाली है भी, अभी नहीं बताना चाहेंगे ऑडियंस को? देखिए, वो तो उस गाने में ऐसी रूह है जी, पर अभी तो कुछ है नहीं, अभी कोई मिली नहीं अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो पूरा म्यूजिक पे फोकस है और अभी कुछ अच्छा करना है। और जब सारी चीजें ईश्वर की कृपा से सब चीजें हो जाएंगी पास में, तो वो भी आप सभी के बीच आ जाएगी नई खबर। चन्ना मेरे
तस्वीर बनावा जी करदा मेरा देखी जावा रब कोल मंगा के तेरिया रब कोल मंगा के तेरिया। आपके बहुत सारे फैंस के बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे थे अभी कुछ देर पहले बात हुई थी कि जिसने आपका पाँव पकड़ लिया और काफी देर छोड़ा नहीं, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए ना। हाँ जी, हाँ जी। एक प्रोग्राम में मैं गया था राजस्थान में, उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा, पर मैं राजस्थान में एक जगह पे गया था, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो कुछ मेले का प्रोग्राम था वहाँ पे। तो मैं जैसे एक मेरा फैन था, उसने मेरा फोटो यहाँ पे बना रखा था। अच्छा। हाँ, तो मुझे ये लगा कि मतलब नहीं, ये तो इतना बड़ा तो फैन कौन होगा जो मतलब तस्वीर बनाया हुआ है। तो मुझे लगा कि हाँ कोई वीडियो लाइक करता है, कोई गाना सुनता है, वैसे लाइक करते होंगे, पर इतना बड़ा तो मतलब कोई करता है, कोई 100 में से कोई एक ही इतना। तो जब उसने मुझे बताया और फिर मैंने बोला, मैं उसको देख के खुद ही रोने लग गया कि भाई ऐसा मतलब आप मेरे गाने तो सुनते हो, पर ऐसा मैं कुछ एक्टर तो हूँ नहीं, इतना कोई स्मार्ट भी नहीं हूँ जो तुम आप मेरा फोटो बना रखा है। तो फिर बोलने लगे कि आप खूबसूरत हो ना हो, पर जो आपकी आवाज़ है ना वो हमारे लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। तो उसके हम दीवाने हैं और आपकी तस्वीर बना रखी है, वो आप मेरे साथ में प्लीज एक वीडियो लीजिए। मैंने वीडियो तो ले ली, पर वो बंदा इतना भावुक हो गया मुझे गले मिलके, उसने छोड़ा ही नहीं। फिर मैं जैसे जाने लग गया तो उसने मेरा पैर पकड़ लिया कि मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर पे चले। अच्छा। तो मैंने बोला कि अभी मैं भीड़ में तो घर पे नहीं चल सकता। हाँ। इतनी भीड़ है, मैं कैसे चलूंगा। तो कुछ गार्ड्स थे, बॉडी गार्ड्स थे, तो उन्होंने उसको दूर किया, फिर भी नहीं छोड़ रहा वो। उसने 5 मिनट तक मेरी टांग पकड़े रखी। ये भी एक दीवानगी है। हाँ। तो पर मैंने गार्ड्स को बोला कि मैं 1 मिनट में इनको समझाता हूँ। तो मैंने उनको उठाया, वापस उठा के फिर मैंने उनको गले से लगाया। फिर मैंने उनको बोला कि मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा कल का शो है और मुझे अभी निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम कभी अगर मुझे आना होगा और आपसे मिलना कभी लिखा हुआ भगवान ने, तो मैं आपके घर पे जरूर आऊंगा। क्या बात है। आपके फेवरेट हीरो या हीरोइन दोनों के बारे में कुछ कहें? मेरे फेवरेट हीरो तो मतलब ज्यादा कर तो है शाहरुख खान। अच्छा, राइट। और हीरोइंस में? और हीरोइंस में तो मतलब जैसे अब नए में तो मैं इतना नहीं बोल सकता, पर पुराने में रेखा जी। ओहो, क्या बात है। और हेमा मालिनी जी। और उसके बाद अगर डांस में अगर बोला जाए तो माधुरी जी। क्या बात है जी। बिल्कुल। दिल्ली वालों को कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? दिल्ली वालों को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि दिल्ली है दिल वालों की। क्या बात है। तो जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बस अपने दिल में और अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने हर दुआओं में मेरा नाम जरूर रखें और आशीर्वाद देते रहे, मुझे कृपा बनाएं। बिल्कुल। तो दिल्ली वालों की तरफ से मैं आपको बोल देती हूँ सवाई, बहुत शुक्रिया पहले तो। दोस्तों, सवाई भट्ट से हमारी ये बातचीत थी। सुनिए ना पॉडकास्ट विद तपस्या शादा में। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और खास मेहमान के साथ। अभी के लिए नमस्कार। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, तुझको कितना चाहता हूँ तू कभी सोच ना सके। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, तुझको कितना चाहता हूँ तू कभी सोच ना सके। कैसे तेरी खुद गर्जी ना धूप चुने ना चुन, कैसे तेरी खुद गर्जी, कैसे ढोल टिके ना पाऊं।